हेलो बच्चों, अब तक के लेक्चर में हम एलिमेंट्री कनाल के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। पहले भी लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। व्हाट इज डाइजेशन? तो आपने बताया था डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल into small particles in the presence of enzymes. Okay, so digestion is the conversion of complex insoluble food material into simple and absorbable form. जो भी खाना हमने खाया है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पाई जाती हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में, उनका एब्जॉर्प्शन हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तभी हो सकती है जब उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कराएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम डाइजेशन कह देते थे। एंजाइम का एक्शन, तो उसको हमने बोला वो केमिकल का एक्शन हो गया, और साथ साथ यहाँ पे कुछ मैकेनिकल प्रोसेस भी देखने को आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे केमिकल एक्शन भी देखा और साथ साथ मैकेनिकल प्रोसेस भी देखा, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, दोनों चीजें हो रही हैं। मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर फूड की हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, स्वैलोइंग, निगलते हैं, और साथ साथ कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे होते हैं जो फूड पार्टिकल को आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे हमारे ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा, स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा जिसको हम चर्निंग मूवमेंट बोल देंगे, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा जो फूड पार्टिकल को आगे की तरफ लेके जाने का काम करेंगे, और साथ साथ और भी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में उनको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो पेरिस्टाल्सिस होती क्या है? इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट. It is a wave-like movement of food bolus through the gut by muscular contraction. Muscles के contraction के कारण फूड को नीचे की तरफ ले जाने का काम, एलिमेंट्री कनाल में आगे की तरफ मूव कराने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस बोल देते हैं। समझ में आई बात? तो टोटल हमारे पास तीन टाइप के मैकेनिकल प्रोसेस देखने को मिल रही हैं। पहला मैस्टिकेशन, दूसरा डिग्लूटिशन और तीसरा पेरिस्टाल्सिस। डिग्लूटिशन का मतलब स्वैलोइंग, डिग्लूटिशन का मतलब स्वैलोइंग। ओके, यस, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और साथ साथ कुछ हमको मैकेनिकल प्रोसेस, कुछ फिजिकल प्रोसेस भी देखने को मिलते रहते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ओके, तो ये था डाइजेशन का डेफिनेशन। अब हमारे बॉडी के, हमारे एलिमेंट्री कनाल के किन किन पार्ट्स के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही होती है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ओरल कैविटी के बारे में बात की थी, तो सबसे पहले हम ओरल कैविटी के अंदर होने वाले डाइजेशन को समझ लेते हैं। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा, बॉइल्ड स्टार्च, अप टू 30% स्टार्च डाइजेशन अकर्स इन दी ओरल कैविटी, अकर्स इन दी बकल कैविटी। फिर हम उस बोलस को निगलते हैं, खाने को नीचे उतारते हैं, और ये मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे ईसोफेगस के अंदर देखने को मिलता है। उसी ईसोफेगस के अंदर ही
ये डाइजेशन की प्रक्रिया लगातार बनी होती है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम टाइलिन, जो हमारे सलाइवा के अंदर देखने को मिलता है। इसोफेगस में तो कोई एंजाइम पाई नहीं जाती है, लेकिन जो डाइजेशन यहां शुरू हुई थी वही डाइजेशन लगातार इसोफेगस के अंदर भी बनी हुई है। इसोफेगस में सिर्फ इनकी मुलाकात होगी म्यूकस से, वो खाने को और चिपचिपा और स्मूथ बनाता है ताकि आगे की तरफ आसानी से मूवमेंट हो सके। तो हमने क्या याद रखना है यहां पे, टाइलिन या फिर इसी का दूसरा नाम सलिवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करती है डाइसैकेराइड के अंदर, पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करती है डाइसैकेराइड में। देर है बेटा? ओके, तो हमने अभी बताया आपको यहां पे 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ 30% स्टार्च। तो स्टार्च के ऊपर एक्ट किया सलिवरी अमाइलेज ने, और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.8 यहां पे आप याद रखेंगे। जो सलिवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन। ओके बेटा, क्लियर है? तो हमारे बकल कैविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन देखने को मिलेगा अप टू 30%, अप टू 30%, और ये डाइजेशन कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट दी esophagus by the action of salivary amylase only. Okay, clear? अब ओरल कैविटी, बकल कैविटी के बाद हमने तो स्टमक में रिलीज होने वाले एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां एंजाइम है तो वहां पे भी डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन हमको देखने को वहां पे मिलता था। हमने एचसीएल के बारे में बात किया था, पेप्सिनोजन के बारे में बात किया था, आज उसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फूड जब हमारे स्टमक में पहुंच जाता है तो 4 से 5 घंटे तक वहां पे रहेगा, 4 to 5 आवर्स। स्टमक स्टोर्स फॉर 4 to 5, स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे फूड देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है यहां पे बेटा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा था, ये बात आपको पता है। साथ साथ आप चर्निंग मूवमेंट देख रहे थे, चर्निंग मूवमेंट देख रहे थे, ये भी एक तरीके का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं ये, आपने एचसीएल के बारे में वहां पे पढ़ा था, वो एचसीएल इस फूड को और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है और सॉफ्टन कर रहा है, और अब इनका नाम हम काइम रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा? काइम। ओके, तो दिस इज गैस्ट्रिक जूस which converts protein into its simpler forms। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप देखोगे पेप्सिनोजन। क्या देखोगे? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था, जिसको HCl ने एक्टिवेट करा और पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोटीन के ऊपर इस पेप्सिन का एक्शन होना है, इस एंजाइम का एक्शन इस सबस्ट्रेट के ऊपर होना है, और इस सबस्ट्रेट को इन्होंने प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया। तो प्रोटीन को तोड़ने पे प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स हमको देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन हमने देखा? प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन को इनके 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स। ओके बेटा, क्लियर है? तो पेप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में था, जिसको HCl ने कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन के अंदर। ओके, और प्रोटीन को पेप्सिन ने प्रोटियोजेस एंड डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया, प्रोटियोजेस एंड डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया। क्लियर है? अब इन्फेंट्स के अंदर आपने पढ़ा था रेनिन भी रिलीज हो रहा था, और वो रेनिन अभी इनएक्टिव था, प्रो रेनिन के फॉर्म में था। इसको भी कन्वर्ट होने के लिए HCl की ही आवश्यकता थी। तो प्रो रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और
कैसीन के ऊपर ये एक्ट करता है। कैसीन मिल्क प्रोटीन है और उसके ऊपर ये एक्ट किया और पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर दिया। रेनिन ने कैसीन मिल्क प्रोटीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर दिया। अब पैरा कैसीन की मुलाकात होती है कैल्शियम आयन से और कैल्शियम पैरा कैसीनेट बन जाता है। इसी को आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोल देते हो। अब ये कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब कैल्शियम पैरा कैसीनेट के ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा और वो पेप्सिन उसको आगे पेप्टॉन्स में तोड़ देगा। जिस तरीके से प्रोटीन को तोड़ता था वैसे ही कैल्शियम पैरा कैसीनेट को तोड़ेगा ये पेप्सिन। तो ये था इन्फेंट्स के अंदर रेनिन और पेप्सिन का एक्शन। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो प्रो रेनिन को एक्टिव होना पड़ेगा। किसने कन्वर्ट किया, किसने एक्टिवेट किया? तो HCl ने एक्टिवेट किया। और फिर कैसीन, रेनिन ने, कैसीन के ऊपर रेनिन आता है और उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद पैरा कैसीन को कैल्शियम आयन कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट कर देता है और कैल्शियम पैरा कैसीनेट का कन्वर्जन होना होगा पेप्टॉन्स में। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए, ये तो था प्रोटीन के ऊपर एंजाइम्स का एक्शन। जो जो एंजाइम्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे उनका एक्शन हमने समझ लिया। इसके अलावा थोड़े बहुत मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज भी देखने को मिलेगी और लाइपेज का काम होता है लिपिड को हाइड्रोलाइज करना, लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे थोड़े बहुत मात्रा में ही सिर्फ रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इनका एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ये था डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया, सॉरी डाइजेशन इन बकल कैविटी देख लिया और डाइजेशन इन स्टमक देख लिया। अब हम चलते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्राइमरीली सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार की कोई डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होता है और किन किन चीजों का डाइजेशन होता है। हमने स्टमक के अंदर देखा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। बकल कैविटी के अंदर देखा सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाकी उन सभी चीजों का डाइजेशन होगा जो हमारे स्टमक या फिर बकल कैविटी में नहीं हुआ था। यहां तक कि जो हमारे स्टमक एंड बकल कैविटी दोनों जगह हुआ है, जिन जिन चीजों का डाइजेशन, वो भी यहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडनल रीजन के अंदर ही देखने को मिलेगा। ड्यूडनम में जहां पे आपने देखा था पैंक्रियाटिक जूस भी वहीं पे रिलीज हो रहा था, बाइल जूस भी वहीं पे आके रिलीज हो रहा था और ज्यादातर इंटेस्टाइनल जूस भी यहीं पे रिलीज हो रहे थे। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा? ओके। काइम के बारे में हमने स्टमक के अंदर बात की। अब उनकी मुलाकात यहां बाइल जूस से होगी, पैंक्रियाटिक जूस से होगी और इंटेस्टाइनल जूस से होगी, जिसको आप सकस इंटेरिकस भी बोल देते थे। ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इसमें देखने को मिलते थे। क्लियर है बेटा? तो इन सभी एंजाइम्स का एक्शन यहां देखने को मिलेगा। पीएच की बात अगर आप कर रहे थे, मीडियम की बात कर रहे थे, तो स्टमक के अंदर आपने हाईली एसिडिक देखा था, यहां पे अल्कालाइन नेचर आप देखोगे। क्लियर है? तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो बाइल का एक्शन क्या था? तो बाइल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे माइसील्स के फॉर्मेशन कराता है। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो फैट ग्लोब्यूल दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। यहां पे बाइल की मुलाकात इनसे होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आप पोल्स देख रहे होगे, तो हाइड्रोफिलिक पोल्स बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं और हाइड्रोफिलिक पोल्स बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ। तो इनका मूवमेंट आसानी से हो सके, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो ही चुके हैं, तो आगे इनका पैसेज आसान हो जाएगा इस कारण से। तो देखिए बाइल ने क्या किया? डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ
फैट इनटू माइसील्स या फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स, माइसील्स या फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स। क्लियर है बेटा? तो बाइल इतना बड़ा टुकड़ा था, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ओके, इसके कारण हुआ क्या कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन फैट। तो फैट का डाइजेशन कराने वाला जो एंजाइम था वो लाइपेज था। तो लाइपेज अब अच्छी तरीके से काम कर सके, इसलिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए था। तो अब ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया। ओके बेटा, क्लियर है? साथ साथ ये जो बाइल है ये लाइपेज को भी एक्टिवेट कर देता है। एक तो लाइपेज के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा दिया और साथ साथ लाइपेज को एक्टिवेट भी करा दिया। क्लियर है? ओके, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एक्शन ऑफ बाइल, बाइल का एक्शन देखा। बाइल ने फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, माइसील्स में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया और साथ साथ लाइपेज को भी एक्टिवेट करा दिया। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था एक्शन ऑफ बाइल। अब एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस हम समझते हैं। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज के बारे में, जिनको हम एमाइलॉप्सिन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या करेंगे? जो भी स्टार्च बचे हुए थे, उनका 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। अब तो सब 70% बचा ही हुआ है ना, तो वो पहुंच रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और उन स्टार्च को अब ये डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा। तो ठीक वैसा ही रिएक्शन है यहां पे भी आप देख रहे हो, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। तो ये प्रक्रिया भी ड्यूडेनम के अंदर ही देखने को मिल रही है। ओरल कैविटी में 30%, रिमेनिंग कहां पे हो गई? यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर हो गई। क्लियर? चलिए, अब जो हमारे सकस इंटेरिकस और पैंक्रियाटिक जूस में जो भी चीजें पाई जा रही, जो भी एंजाइम्स पाई जा रही हैं, उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो इंटेरोकाइनिन या फिर इन्हीं का दूसरा नाम इंटेरोपेप्टाइडेज है। इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाने वाला जो ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? इंटेरोकाइनिन ने। और अब क्या हुआ? अब ये ट्रिप्सिन अगर एक्टिवेट हो गए तो काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट कर देंगे। ओके, तो देखेंगे ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनिन ने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया और काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन ने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, तो ये एक्शन किसका है? ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन ने ये काम किया। क्लियर है? अब आगे जो है ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मिलके प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस, जितने भी डाइजेस्टेड प्रोटीन थे या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन थे, उन सभी का डाइजेशन ये सब मिलके कर दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो करने के बाद इन्हें मिल जाएगा डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स। इसमें कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टाइड्स। ओके बेटा, ठीक है। अब फैट के ऊपर लाइपेज अपना एक्शन दिखाएंगी और इसको डाइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। फैट के ऊपर लाइपेज ने अपना एक्शन दिखाया और डाइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी इन डाइग्लाइसराइड्स के ऊपर लाइपेज ही एक्ट कर रहा है और मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? अब न्यूक्लिक एसिड जो पाई जा रही थी उसको न्यूक्लियेजेस आती हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में। क्लियर है बेटा? ओके, तो पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन हमने समझ लिया। अब पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद
एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस को समझते हैं। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस को। तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा गया, और ये ट्रिप्सिन आगे चल के काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को एक्टिवेट कर देती हैं। और ये तीनों एक्टिवेट होने के बाद जो बचे कुचे प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टेड हो चुके थे, इनको कन्वर्ट कर देंगी डाइपेप्टाइड्स में। लाइपेज का एक्शन आपने देखा, जो फैट के ऊपर कर रही थी, डाइग्लाइसराइड्स और मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर दे रही थी, और वहीं न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस आके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दे रही हैं। अब इन इंड प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेंगे और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। डाइपेप्टाइड्स पीछे हमने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के कारण ऐसा हुआ। अब उनके ऊपर डाइपेप्टाइडेजेस एक्ट करेंगी और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगी। अमाइनो एसिड्स से ही प्रोटीन बनते हैं, अमाइनो एसिड्स ही छोटे छोटे वो टुकड़े होते हैं जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब वो वाले टुकड़े हमको मिल चुके हैं, तो ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करती हैं और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी। ओके, ठीक उसी तरीके से लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज ने एक्ट किया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। स्यूक्रेज एक्ट करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो कन्वर्ट हुए थे अभी, उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेंगे और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेजेस आते हैं और सुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा अगर यहां पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जब आप बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का लेक्चर देखोगे। ओके बेटा, डाइग्लाइसराइड्स मोनोग्लाइसराइड्स के ऊपर लाइपेज आगे भी एक्ट कर रही हैं और फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल में कन्वर्ट कर दे रही हैं। आपने देखा लिपिड के ऊपर या फैट के ऊपर शुरू से आखिर तक लाइपेज ही एक्ट कर रही थी और इनको और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती चली जा रही थी। तो ये थे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स। इन फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर अब किसी भी एंजाइम का कोई एक्शन नहीं होना है। इन्हीं फाइनल प्रोडक्ट्स का अब एब्जॉर्प्शन हो जाना है। तो डाइजेशन तो हमने करा लिया, अब हमें एब्जॉर्प्शन कराना होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा वो इसी पे होगा। हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्शंस और पढ़ेंगे, उसके अलावा डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। साथ साथ पीवाईक्यूज भी लास्ट के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये था एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस ही वो आखिरी जूस है, इंटेस्टाइनल जूस ही के अंदर ही वो सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे जो बाकी के प्रोडक्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही और बाकी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।